हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से संजू सिंह लीडर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हाजिर हुए हैं केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको तैयार करेंगे। और जो ये केमिस्ट्री का जो पोर्शन है ये पूरा टोटली हमारा एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरा जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी में फैक्ट्स इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लेकर के आए हैं आज आप लोगों के सामने। ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 का पूरा हमारा ये समरी है। तो हम लोग आज इसको केमिस्ट्री को पार्ट को कंप्लीट करेंगे और आप लोग अंत तक इस पे जुड़े रहिएगा। और इस बात को बोलते हैं कि हो चुका है आगाज रण का, वक्त बदलने की बारी है, जीतेगा बस वही संघर्ष जिसका जारी है। तो आज हम लोग संघर्षरत हैं और इस संघर्षरत अभ्यास में हम लोग क्या है आज जो है केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। देखेंगे किस तरीके के पॉइंट्स है जो हमारे लिए एग्जाम्स के लिए, जो इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्स में जो है जहां पर साइंस पूछा जाता है, जहां पर भी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या साइंस का पोर्शन है, वो हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। अगर क्वेश्चन कहीं भी एनसीईआरटी से बनता है तो वो हमारे पास वो कवर होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्या आंसर है उसका, और हर एक तरीके से हमें तैयार होने की आवश्यकता है। अभी हम लोग पहले एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पीआईक्यूज करने आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय करिए अपनी लर्निंग को। ठीक है, आज हम लोग केमिस्ट्री में जो कि रसायन विज्ञान, हम लोग अलग अलग चैप्टर वाइज देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एनसीईआरटी में गिवन है उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहला चैप्टर हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग के विषय में है। देखते हैं क्या एनसीईआरटी में पहला पॉइंट लिखा है, इसको देखा जाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता है एनसीईआरटी से। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो कक्षकों को मतलब ऑर्बिटल्स को, सेल्स को जो भरने का जो है ये नियंत्रित होता है। कौन सा सिद्धांत है? ये अबाउ प्रिंसिपल है, जो कि क्या बताता है कि कैसे कक्षकों को भरा जाएगा। ये याद रखिएगा, किसने दिया था? ये अबाउ प्रिंसिपल ने दिया था। अबाउ इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब क्या दिया था इन्होंने? ये जो ऑर्बिटल्स का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है उसके बारे में बताया था। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसा था जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s 3d, ऐसे करके ये क्या था, पूरा ऑर्बिटल्स का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, इसको भरने के लिए क्या है, किसने सिद्धांत दिया था? ये अबाउ ने ये सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास? दूसरा जो पॉइंट है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या जो है A और भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? उनको आइसोटोन्स कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? उनको आइसोटोन्स कहा जाता है। ठीक है, वो तत्व जिनकी क्या है, परमाणु संख्या तथा जो है द्रव्यमान जो है क्या होता है, भिन्न होता है, लेकिन उनके नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, न्यूट्रॉन से, याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहा जाता है। ठीक है, आइसोटोन्स कहा जाता है। दूसरा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, जिसको भी दिक्कत हो रही है हिंदी में तो इंग्लिश में देख लेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो क्या लिखा है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध क्या है, अभिविन्यास से बोले तो या फिर ओरिएंटेशन से है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। दूसरा, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो एटॉमिक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन रहता है आपको पता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर ही क्या बनता है, परमाणु का जो है भार बनता है। ठीक है, परमाणु भार जो होता है इन्हीं से मिलकर बना होता है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी दी गई है। ऐसे परमाणु
जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स कहे जाते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। दूसरा, हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है बताना? न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है क्या है? 2 और ये 4 जो है ये ऐसा रहता है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है? ये 2 है। और एटॉमिक मास कितना है? 4 है। और आपको पता है ये एटॉमिक मास जो होता है 4, इस 4 किसकी वजह से होता है? इसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही ये न्यूट्रॉन होते हैं। ये टोटल मिलाकर के हमारे पास 4 बन जाता है। ठीक है, और ये क्या किस चीज को दिखाता है? यह दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात कितना होता है? 1837:1। ठीक है, ये अनुपात में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 1837/1 मतलब क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का ये जो है अंतर अनुपात होता है। ठीक है, अनुपात इनका। दूसरी बात, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। इसको किसने बताया था? ये नियम बताया था किसने? ये वैज्ञानिक का नाम है पॉली। ठीक है, पॉली ने बताया था। इनका नियम क्या था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? बराबर नहीं हो सकती है। इस बात को याद रखिए। किसने दिया था? ये नियम पॉली ने दिया था। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? तो कौन से ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स के नाम अलग अलग हैं? तो ऐसा कौन सा भैया तत्व है? याद रखिएगा, हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या क्या होता है? 1 और 1 पे अगर बोले तो ये प्रोटियम होता है। 1 और ये 2 पे क्या है? ड्यूटेरियम। और 1 और ये 3 पे क्या है? जिसका द्रव्यमान 3, तो ये ट्राइटियम होता है। तो ये क्या है? इनकी समस्थानिकों के जो है अलग अलग नाम है। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा मात्र तत्व यहाँ पर लिखेंगे जिनकी तीनों अलग अलग आपको समस्थानिकों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये टेबल में क्या लिखा है कुछ हमें जानने की जरूरत है इन बातों के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है, प्रोटॉन के बारे में बताया गया और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ये कौन सी जानकारी है? लिखा है आवेश कितना होता है। तो आवेश की बात करें तो यहाँ पर -1.6022 10⁻⁻19 कूलम का ये रहेगा आवेश। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। इतना ही आवेश रहेगा लेकिन यहाँ पर आवेश जो है ये काहे में रहेगा? प्लस में रहेगा। और ये वैल्यू किसकी रहेगी? ये प्रोटॉन की पाई जाएगी 10⁻19। ठीक, यहाँ पर न्यूट्रॉन की क्या संख्या है? न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है? चार्ज क्या है? 0 होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज या आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सापेक्ष आवेश की अगर बात करें, इनके रिस्पेक्टिव अगर ऑर्डर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या है? -1 और ये प्रोटॉन की वैल्यू कितनी? +1। और इसका जो है सापेक्षिक अगर बात करें आवेश तो 0 होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब आगे बात करेंगे द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान में देखेंगे इसका क्या है? 9.1094 और 10⁻31। ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1.67262 इंटू 10⁻27। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 1.67493 इंटू 10⁻27।
ठीक है, यहाँ पर -27, यहाँ पे -27, बस इलेक्ट्रॉन के केस में -31 आता है, याद रखिएगा। लगभग द्रव्यमान की अगर बात करेंगे तो आपस में अगर द्रव्यमानों की चर्चा करेंगे तो इनका सापेक्षिक बात करें तो यहाँ पर 1 और इसका क्या है 0 के बराबर है। खोजकर्ता की बात करेंगे, इनको कौन खोज किया था, तो खोज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जो करी थी वो किसने करी थी, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी, याद रखिएगा। किसने क्या किया, प्रोटॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड जी ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, चैडविक जी ने। इसीलिए इनको बोलते हैं एक तरीके से हम लोग कि किसने किसने करी है। और यहाँ पर जरा याद रखिएगा, यहाँ पर अगर रदरफोर्ड तो है, अगर रदरफोर्ड की जगह पर यहाँ पर लिखता है ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, तो सही आंसर आपका ई गोल्डस्टीन माना जाएगा। ये रदरफोर्ड को जो क्रेडिट जाता है, ये रदरफोर्ड को क्रेडिट जाता है नाभिकीय की खोज में। इस चीज को फाइट को सही करिएगा। अगर ई गोल्डस्टीन नहीं लिखा है तो आप रदरफोर्ड लगाइएगा। अगर आपके ऑप्शन में वहां पर ई गोल्डस्टीन मेंशन है तो वहां पर रदरफोर्ड आप मत लगाइएगा, याद रखिएगा। रदरफोर्ड को जो थ्योरी जो जाना जाता है खोजकर्ता, ये न्यूक्लियस की खोज के लिए जाना जाता है। ये न्यूक्लियस की खोज के लिए किसको जाना जाता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गोज टू रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड को जो है किसके लिए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है, ना कि प्रोटॉन की। प्रोटॉन के में केस में अगर आपको ये जो है ई गोल्डस्टीन नाम मिलता है तो आप ई गोल्डस्टीन लगाइएगा। अगर ई गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है, रदरफोर्ड ऑप्शन में है, तो रदरफोर्ड लगाइएगा। लेकिन एक्चुअल क्रेडिट जो ये प्रोटॉन की खोज के लिए जाता है वो ई गोल्डस्टीन को जाता है, और जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट जाता है वो रदरफोर्ड जी को जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, ये पीरियोडिक टेबल जो रूल दिया था उन्होंने, उसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव का नियम जो था, इन्होंने बोला था कि जो है ये जो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस चीज का फंक्शन है, बोला था वो किस चीज के फंक्शन है, परमाणु भारों के जो है आवर्त फलन होते हैं। तो ये परमाणु भार क्या है, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास। बोला कि एटॉमिक मास की वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट सारी फिजिकल भी और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी। अभी हम लोग देखेंगे कि ये मेंडलीव के नियम के अनुसार है। ये किसके नियम के अनुसार है, मेंडलीव का। ये पुराना नियम था, ये ओल्ड नियम था जो पीरियोडिक टेबल का था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दूसरा था जो कि हेनरी मॉइजले ने दिया था। वहां पर इन्होंने ये एटम जो परमाणु भार लिखा है वहां पर परमाणु क्रमांक रहेगा, जब हम लोग जो है हेनरी मॉइजले का जब लॉ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे अगर बोलता है वहां पर मेंडलीव के अनुसार, तो किस पे निर्भर करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये परमाणु भार पर निर्भर करती है, ठीक है। याद रखिएगा इन फैक्ट्स को। फिर हम लोग अभी देखेंगे आगे, इधर क्या है, अभी हम लोग आ चुके हैं सर, ये किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज्यादा समस्थानिकों की संख्या किसकी है, ये पोलोनियम की होती है। और कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई रासायनिक यौगिक की कौन सी है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तत्व का गुणधर्म जो है किससे निर्धारित होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं परमाणु संरचना से होता है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या होता है, तत्व का गुणधर्म जो है निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है, तो कौन सी ऐसी मॉडल है जिसको बोलते हैं, ये नील बोर्स का मॉडल है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं,
तो परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी देखिए, आपने अभी जैसे देखा मेंडलीव वाली बताया, अभी देखिए क्या हो गई। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत करी गई? तो ये हेनरी मोजले के द्वारा ये प्रस्तुत करी गई है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार के बंध होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड में कौन से बंध होते हैं? सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जो है किसको माना जाता है? एंटोनी लेवोसियर को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया गया था? यौगिक परमाणु नाम दिया था। इस बात को याद रखिएगा, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु नाम दिया था। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। इसको बोलते हैं डिसफिगरमेंट कहलाती है। ठीक है, क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिसफिगरमेंट। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो ये CO2 में होता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण है, तो सबसे ज्यादा किसमें है? ये क्रम देखिए बढ़ता हुआ हमारे पास HI, HBr, HCl, HF। ठीक है, याद रखिएगा इस क्रम को भी। अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट क्या है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु संख्या जो 29 है ये किस में आता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये याद रखिएगा किसका है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? ठीक है, और ये भी पूछ सकता है, ये भी याद रखिएगा, परमाणु तत्व जो संख्या 29 है, तो ये किसका होता है? ये किसका होता है? कॉपर का होता है। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 होता है और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो भैया उत्कृष्ट जो है गैसों की, नोबल गैसेस की संयोजकता जो है ये कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, इनका जो है याद रखिएगा। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर कोई तत्व ऑक्सीकृत जो है, ऑक्सीकृत तत्व की जो संयोजकता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या है? संयोजकता बढ़ती है। संयोजकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? इसके बारे में पूछा गया है। तो न्यूट्रिनो क्या है? ये अस्थायी कण होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्या है? अस्थायी कण होते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं किस तरीके से हमारे पास ये अलग अलग तरीके से फिलिंग होती है। इसमें अलग अलग हमारे पास सेल है, सब सेल है, ऑर्बिटल्स हैं, और किस तरीके से इनमें क्या है हम लोग देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं K, L, M और N, विशेष करके ये 4 आप लोग ध्यान करके जाइएगा, ज्यादातर ये 4 पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहले वाले सेल में जो होता है हमारे पास सब सेल क्या होती है? S, और उसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है, और इस तरीके से हमारे पास एक जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। अगर L की बात करेंगे तो हमारे पास ये सेल नंबर 2 है, और इसमें कौन कौन से रहेंगे? सब सेल्स S और P। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कितने ऑर्बिटल हमारे पास हो जाते हैं। टोटल ऑर्बिटल जो खाली होते हैं S में 1 और P में 3 होते हैं, तो इसलिए टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल बन जाता है, और चारों में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो टोटल संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग तीसरे पे बैठ जाते हैं। K हो गया, L हो गया, और M में हमारे पास जो है कितने आएंगे? S, P और D, 3 हमारे पास सब सेल बन जाएंगे,
और 3 सबसेलों में हम बात करेंगे क्या होता है। एस में एक ऑर्बिट, एक डिब्बा है, एक ऑर्बिटल है, इसमें हमारे पास कितने हैं, पी में 3 है, और डी में कितने होते हैं, 5। इस तरीके से टोटल जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब आएंगे एन वाली सेल में। एन वाले सेल में कितने हैं, 4 और सबसेल्स हैं। 4 सबसेल्स कौन सी है, एस, पी, डी और एफ। और इसके बाद सब में अगर हम बात करें तो एस में 1, पी में 3 और डी में 5 और एफ में 7 होते हैं जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी हो गई है, 16, और 16 में हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये टोटल वैल्यू कितनी है, 32। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। 4 बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको भी देख लेते हैं। क्या है, पहले K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है और फिर O और P और Q आते हैं। अभी O की बात करेंगे तो इसमें क्या है, कोस नंबर कितना है, N की वैल्यू 5। अभी 5 में क्या होगा, S, P, D, F और G भी आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं, यहाँ तक थी तो 7 हो गया। G में कितना होता है ऑर्बिटल, 9, इसलिए अगर 16 में 9 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 25 और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 50 हो जाएगा। इसी तरीके से अभी हम लोग P की बात करेंगे। P में क्या है, हमारे पास सबसेल कितनी है, 6 है, और ये कौन सी 6 है, S, P, D, F, G, H। G के बाद H भी आ जाएगा और H में कितने हैं, 11 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब अगर 25 में 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 36, और 36 का 2 बार गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 72। सो इस तरीके से 72 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाएंगे। Q वाले सबसेल में बात करेंगे। अब इसके बाद G के बाद H के बाद क्या हो जाएगा, I भी जुड़ जाएगा और I में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 13, और 36 में 13 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49, और 49 को अगर हम लोग 2 टाइम्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 98। तो इस तरीके से आपको पता चल गया किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है और कौन कौन से सेल, सबसेल और इस तरीके से ऑर्बिटल्स का होता है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, तो यहाँ पर एकल बंध नहीं होता है, ये वाला बंध आपने जो लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सबसे मजबूत बंध अगर बोलता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में, तो सबसे ज्यादा जो होता है ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है। इनमें अगर बात करें तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा जो बंद होगा ये मजबूत होगा। अगर सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बात कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि एकल बंद दिया गया था तो ये एकल बंद, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये कोवेलेंट के अंदर ही होता है, तो कोवेलेंट की बात कर रहा है इसलिए ट्रिपल बंद ही जो होगा यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्ड ही क्या है, सबसे मजबूत बंद माना जाएगा। सबसे पहले होता है ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले होता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा ये क्रम है। आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं हम लोग क्या है, ये बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है। तो बोर का परमाणु मॉडल किसके विपरीत है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग के मॉडल के विपरीत है। ठीक है, यह हाइजेनबर्ग क्या सिद्धांत था आपको पता है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अनसर्टेनिटी क्या थी, बताया था कि एक ही टाइम में हम किसी भी जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी हम लोग पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली एक टाइम में नहीं बता सकते। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, जरा देखेंगे, इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। ठीक है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये संयोजकता का जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने, कोसेल और लुईस ने दिया था 1916 में। इस बात को भी याद रखिएगा। ये वैलेंसी जो बात करते हैं, वैलेंसी का जो है हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं इसको, तो ये जो वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया ये कोसेल और लुईस ने लेकर के आया था। ये कौन सी थ्योरी थी, अगर आपको याद हो, ऑक्टेट की थ्योरी दी थी इन्होंने, याद रखिएगा।
किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार क्या होता है? उसके तुल्यांकी भार और संयोजकता के जो है मल्टीपल में होता है। ये तुल्यांकी भार क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट कहते हैं इसको। इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या है हमारे पास? ये वैलेंसी उसकी जो होती है इसको बोलते हैं वैलेंसी। और ये दोनों का अगर जो ये इक्विवेलेंट वेट है इनटू करेंगे वैलेंसी को तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, परमाणु भार मिल जाता है। तो आंसर याद रखिएगा क्या है? तुल्यांकी भार इनटू संयोजकता। ठीक है, किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो कौन से में हो सकता है? जरा याद करेंगे, समावयवता किसमें होता है? सहसंयोजी यौगिक व उप सहसंयोजी यौगिक में हम लोग देख सकते हैं समावयवता को। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या Z विभिन्न होती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को हम लोग बोलते हैं A से, और जो है परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। लिखा है भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल इसके क्या है? आर्गन और पोटेशियम का दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? ये देखिए 40 है और यहाँ पर भी ये 40 है। ये दिखा रहा है कि उसके क्या है? परमाणु जो भार है वो सेम रहेगा, लेकिन इसके जो परमाणु क्रमांक है वो अगर अलग हैं तो इनको क्या कहा जाता है? आइसोबार्स कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनको क्या कहा जाएगा? संभारिक, आइसोबार्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो सहसंयोजक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ये शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग से बनता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा यह जो है बंध सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो ये किस बल से बंधे होते हैं? ये वैन डर वाल्स फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध हुए वह विद्युत का सुचालक है? पहली बात कि कोवेलेंट है और वो एक अच्छा कंडक्टर की तरह बर्ताव करता है। ये विद्युत का सुचालक है। और उसमें कौन सा बंध पाया जाए? सहसंयोजक बंध पाया जाए। तो वो कौन सा? एकमात्र ऐसा याद रखेंगे, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है, एक आइसोटोप है। ठीक है, कार्बन की आइसोटोप है। ठीक है, याद रखिएगा। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? क्या है? धात्विक ठोसों में परमाणुओं में कौन सा बंध पाया जाता है? बोला जा रहा है अगर धात्विक ठोस है तो भैया कौन सा बंध पाया जाएगा? धात्विक बंध पाया जाएगा। अगर मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड पाया जाएगा। याद रखिएगा। H2O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो कैसे ये बंध बनाते हैं? इन सब में बंध कौन सा बनता है? नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। यहाँ पर ये जो है O2 की जगह, यहाँ O3 की जगह O2 कर लीजिएगा। ये अच्छा हाँ O2 है, O3 ओजोन सॉरी। ठीक है, ओजोन, O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन। ठीक है, यहाँ पर कैसा बंध है? नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। ऑलरेडी यहाँ पर O2 था। ठीक है, मैंने देख लिया। ओके, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो परमाणु की संरचना का आधुनिक जो है विचार किसने दिया? एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। याद रखिएगा, कब दिया था? 1926 में दिया था। इसमें आपने देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन भी आती है जो बताते हैं कि परमाणु की संरचना या ऑर्बिटल से कैसे होंगे, कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारी बातें किसने बताई थी? एरविन श्रोडिंगर ने बताई थी। याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये वाली स्लाइड इधर आएंगे। ओके, किस कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है?
अगर किसी कोष की बात कर रहे हैं तो क्या व्यक्त करती है, उस कोष में उपकोषों की संख्या कितनी है, इस चीज को व्यक्त करती है। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी, तो भैया किसने ज्ञात करी थी, अमाडेओ अवोगाद्रो ने पता किया था। इस बात को याद रखिएगा, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नाम से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अवोगाद्रो इसमें भी है और अवोगाद्रो इसमें भी है, तो याद रखिएगा अमाडेओ अवोगाद्रो ने इसकी संख्या ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है, तो सबसे सरल सा सवाल है, विद्युत संयोजी बंध, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड। ये थोड़ा सा संयोजी बंध बोलते हैं, विद्युत संयोजी मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड आता है ना, ये वाला, ये इसमें जानते हैं जनरली क्या होता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ कौन सा होता है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है NaCl में। ओके, किस तत्व की परमाणु संख्या जो है वस्तुतः क्या है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष या कि वैलेंस सेल एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारी सेल्स बनाई, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला गया, आखिरी वाली सेल में, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका आ गया, इस सेल को क्या बोलते हैं, आखिरी वाली सेल को बोला जाता है, ये बाह्यतम कोष जो है इसको क्या बोलते हैं, संयोजी कोष बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। और इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, याद रखिएगा। 3 तक की अगर है तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3 वैलेंसी रहेगी। अगर चला गया 5 इलेक्ट्रॉन तो हम क्या करते हैं, 8 में से 5 को घटाते हैं तो भी क्या आएगा, 3 वैलेंसी आएगी। सो वैलेंसी जो होती है कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। जब भी अगर ज्यादा जाने लग जाएगा, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आखिरी वाली सेल में रहेंगे तो किससे माइनस करा देना, 8 से आप लोग माइनस करवा देना। जैसे 4 है तो क्या हो जाएगा 4, अगर 5 है आखिरी में तो क्या कितना आ जाएगा 3, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 हो जाएगी, और अगर 4 से ज्यादा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में से घटा देंगे तो वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस सेल क्या होती है, इसके बारे में जानकारी रखिएगा थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है, कौन सी है जो नवीनतम है, बोस-आइंस्टीन संघनन, जिसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये जो है नवीनतम खोज की अवस्था है, याद रखिएगा पदार्थ की। लोहे में जंग किस कारण लगती है, तो ये किस कारण लगती है, ऑक्सीकरण के कारण लगती है, ऑक्सीकरण याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल्स का, इसलिए उस पर जंग लग जाती है। किसमें कांटेक्ट में आकर के, एयर, मॉइस्चर, वाटर, ये सब के कांटेक्ट में आकर के या एसिड्स के कांटेक्ट में आकर के ये क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण और उपचयन की संयुक्त क्रियाएं, जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होता है, एक में रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ पाई जाएं, इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। किस बंध की बंधन ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होती है, तो सबसे ज्यादा जो तोड़ने में एनर्जी लगती है वो किसमें लगती है, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, जो कि अभी हमने बताया था NaCl में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, याद रखिएगा। 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन किसमें होते हैं, आर्गन में होते हैं, ठीक है। तो आर्गन एटॉमिक नंबर 18 हो गया, और आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है तो उसका मास नंबर कितना होता है, 38, और यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये वाले आइसोटोप में, या आइसोटोप में अगर हम 38 में से घटाएंगे 18 तो आंसर कितना आएगा 20, और 20 क्या रहेगा, ये न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें पाई जाएगी, याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का
परमाणु समस्थानिक मतलब आइसोटोप है। कौन सा आइसोटोप है यूरेनियम का? यूरेनियम 235 याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? ये पॉजिट्रॉन होता है। उतना ही चार्ज रहेगा लेकिन ये पॉजिटिव में होता है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किसके अंदर रहता है? नाभिक के अंदर रहता है। परमाणु क्या रहता है? परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से होता है। और ये जो आवेश होता है ये किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। और प्रोटॉन भी ये नाभिक में पाया जाता है और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्या है? ये नाभिक में पाया जाता है। इसलिए परमाणु का जो है परमाणु द्रव्यमान हो या आवेश हो, ये दोनों ही ये जो है नाभिक के अंदर डिसाइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये कौन सा ऐसा है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम ब्रोमाइड में ये तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कोश, उपकोश एवं कक्षक, सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट्स के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश या कक्षा कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों से जो है उपकोशों में विभाजित होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को जो है किस फार्मूले से? 2n², जहां n क्या है? n क्या है? कोशों की संख्या है। ये सेल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये सेल की वैल्यू है। जो भी सेल होगा यहाँ पर रखेंगे और उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं n की वैल्यू अगर 1 हुई, पहली वाली सेल की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास 2n² फार्मूला होता है। तो 2 और 1 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, अगर दूसरी सेल की बात कर रहे हैं तो 2, n की वैल्यू क्या होगा? 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2 × 4 = 8। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। n की वैल्यू अगर 3 रख देता हूं मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हुआ? 9 × 2 = 18, ये 18 आ गया। ठीक इसी तरीके से n की वैल्यू 4 आएगी तो 2 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 32। ये देखिए 2, 8, 18, 32। इस तरीके से आप क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, 2n² फार्मूले से। सो अभी तक की आई थिंक आप लोगों को सब कुछ आ गया है। नए हम लोग क्वेश्चन की तरह, नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ चुके हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होते हैं एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स और किस किस तरीके से जो हमारे पास कौन कौन पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में जो मेंशन है और हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता होता नहीं है एक्चुअली कि हमारे पेपर में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक एनसीईआरटी एक ऐसा बेस है जो कि हर एक एग्जाम में आपको इसको कवर करके जाना ही होता है। तो इसलिए क्या है, आज हम इस एनसीईआरटी को ही पूरा देखते हैं, क्या क्या एनसीईआरटी में पॉइंट्स है जो कि हमें जानना चाहिए। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे कहानी की तरह, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत सारा टाइम भी लगेगा। और लेकिन इससे ये है आपके लिए फायदा तो बहुत रहेगा, बहुत फायदे वाला। लेकिन अभी हमारे पास टाइम इतना कम बचा है हमारे एग्जाम्स के लिए, तो हमारे पास क्या है, हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हमें बहुत जल्दी में कवर हो सके, इसलिए हम उनको क्या है
ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के फैक्ट्स को कर रहे हैं। ओके, अभी हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण की बात करेंगे। देखते हैं क्या क्या है इसमें। नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? आप लोग जानते हैं कौन सा एसिड पाई जाती है नींबू में? तो नींबू में एसिड पाई जाती है कौन सी? सिट्रिक एसिड पाई जाती है। इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? नींबू खट्टा होता है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय विलयन बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा विलयन होता है क्षारीय विलयन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। जो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, याद रखिएगा, लाल से इसको नीला कर देता है। तो रेड लिटमस से अगर कोई लाल लिटमस से अगर वो उसका कलर नीला परिवर्तित हो जाता है अगर सॉल्यूशन में डालते ही, विलयन में डालते ही, तो याद रखिएगा वो कैसा है? क्षारीय विलयन है। ठीक है, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है। थकान महसूस क्यों होती है? क्योंकि मांसपेशियों में क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय होता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब एथलीट लोग दौड़ रहे होते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप वाले लोग, तो क्या करते हैं? वो दौड़ते दौड़ते क्या होता है? हड्डियां टूट जाती है। जैसे हुसैन बोल्ट के टाइम में हुआ था। हुसैन बोल्ट जब ओलंपिक की जब रेस दौड़ रहे थे अपने, तो क्या हुआ था कि उनके पैर में ये जो है एक बोन टूट गई थी। और ये बोन टूटने का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का जो है बनना जो होता है बोन्स में स्टार्ट हो जाता है, इसलिए। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा फोटोग्राफी में कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है, जिसका फार्मूला C2H2O4 होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो ये पेय सोडा जो होता है इसकी रासायनिक प्रवृत्ति क्या है? याद रखिएगा, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, ये क्या है? पेय सोडा जो है ये अम्लीय होता है। ऑयल ऑफ विट्रोल जो है, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल ऑफ विट्रोल। ये सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स भी ये नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये क्या है? मैलिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा, मैलिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला C4H6O5 होता है। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बातें। नेक्स्ट, रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो ये भी सही आंसर क्या होगा इसका? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है? केमिकल इंडस्ट्री में, याद रखिएगा, क्या है? ये अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl, फिर बाहर क्या है? Cl लगेगा। यह जल में पूर्ण विलय, कंप्लीटली सॉल्युबल है, याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। CaO, इसको कंसोलिडेट करके लिखते हैं CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रयुक्त क्षारक का इस्तेमाल किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए? बताएंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या करते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखेंगे हम लोग। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण अम्ल और उसके स्रोतों के बारे में लिखा है। और अभी देखिए यहाँ पर एसिड के और उसके सोर्सेस और उसके यूजेस हम लोग देखेंगे पहले, फिर उधर वाले क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला टेबल बना है, या फिर ऐसा करते हैं पहले इधर ही के देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर टेबल नीचे देखा जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? पहला, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को बोला जाता है नीला थोथा। और खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक शक्तिशाली अम्ल
वह शक्तिशाली क्षार से बनता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, ये जो होता है न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। और न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl में जो होता है ये ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ऑक्सीजन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन अगर बोले एसिडिक अगर सॉल्यूशन है तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है, याद रखिएगा ये कौन सा रसायन है, जो कि है कैल्शियम सल्फेट को इस्तेमाल किया जाता है, भूमि सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक मीडियम का होता है। ठीक है, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे से इस बात को याद रखिएगा। ये जो बैटरीज वगैरह गाड़ियों में होती है, जो घरों में जो बैटरीज होती है, इन्वर्टर वगैरह, सारी इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है, तो अमोनियम सल्फेट है, याद रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। एक्वारिजिया से आपका क्या तात्पर्य है, अगर समझे तो एक्वारिजिया जो है इसमें क्या होता है, गोल्ड वगैरह सॉल्युबल हो जाते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो है मिश्रण होता है, ये 3:1 के रेशियो में होता है, याद रखिएगा। HCl और क्या है, HNO3 का होता है कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेटेड HNO3 3:1 के रेशियो में होता है, ये याद रखिएगा। क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया बोलते हैं। गोल्ड वगैरह इसमें क्या होता है, ये घुल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें एक्वारिजिया में। ओके, अभी इंपॉर्टेंट एसिड और उनके यूजेस के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या है हमारे पास, देखा जाए महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत एवं उपयोग। इंपॉर्टेंट एसिड्स, देयर सोर्सेज एंड यूजेस। सो फर्स्टली यहाँ पर हमारे पास अम्ल है एसिड, और उसका सोर्स क्या है और उसके उपयोग क्या है हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत बार ऐसे होता है मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन, या कोई एक दो एसिड दे दिया और उसके विषय में पूछ लेता है। ठीक है, तो पहली बार हमारे पास आया है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इसमें क्या है, ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और ये उपयोग क्या है, धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में ये इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। उपयोग कहाँ है, एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो ये सिरका जो होता है, सिरका में होता है। और ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारे तीसरा नंबर पे है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड क्या होता है, मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में पाया जाता है, जिससे आपको इरिटेशन होने लगती है। ये कार्बनिक संश्लेषण जो है रंगाई आदि में इस्तेमाल होता है। लैक्टिक एसिड की बात करेंगे। लैक्टिक एसिड ये खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है, और ये क्या है, खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। अभी हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है, आंवला में, पपीता में, ब्रोकली में, और इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत भरपूर होती है। विटामिन सी का एक ऐसे कॉमन नाम भी अगर बोले तो है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्या है, कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गए, इमली, केला, अनानास, और ये खाद्य पदार्थों में क्या है, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ऑक्जेलिक अगर एसिड की बात करें तो ये पालक और टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और ये कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड फिटकरी व
सोरा, ठीक है। ये सोर्स है जहां से ये ड्राइव आउट होता है, जहां से पाते हैं नाइट्रिक एसिड। ये एक्वारिजिया में इस्तेमाल होता है, विस्फोटक के निर्माण में होता है, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास है लास्ट में बोरिक एसिड। बोरिक एसिड कहां से? बोरैक्स से, ओरासाइट से, शराब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गेहूं संरक्षण में इस्तेमाल है, फाइबर ग्लास के निर्माण में है, कीटनाशक कीटाणुनाशक में है, लुब्रिकेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल आप देख पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर आपने देखी, एसिड और उनके सोर्सेस क्या हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करेंगे। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर को स्वीकार करने की जो है इसमें प्रवृत्ति होती है, इसको बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड बोला जाता है, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और बातें इधर। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ये सिल्वर आयोडाइड जो है ये आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? कॉपर सल्फेट का अगर हम लोग जलीय घोल बनाते हैं तो क्यों होता है? ये जल अपघटन के कारण होता है, याद रखिएगा। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो जल की कठोरता को किससे दूर करा जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा इस्तेमाल किया, ये दूर किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, ठीक है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? क्योंकि चींटी में क्या होता है, आपको बताया था, फॉर्मिक एसिड का स्राव होने के कारण ये आपको ये जलन महसूस होती है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में जो है प्रयोग करी जाती है? कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में, ठीक है, क्या है? एसिड किसको? एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस, जो नीला लिटमस है उसको कैसा? रेड कर देते हैं, ठीक है। और जो क्षारक हैं वो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड क्या करता है? एसिड क्या करता है, याद रखिएगा, नीले वाले लिटमस पेपर को लाल में चेंज करेगा, और अगर जो क्षारक है तो लाल वाले लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो किससे बनता है? कौन सी विधि होती है? यह विधि होती है फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। स्टार्च के किण्वन के द्वारा, ठीक है। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, किण्वन के द्वारा, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या है? फर्मेंटेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, कोका कोला आप लोगों का फेवरेट जो है, इसमें क्या है, किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो आपका ये स्वाद, जो खट्टा स्वाद जो कोका कोला में होता है, किसकी वजह से होता है? फास्फोरिक एसिड की वजह से होता है, फास्फोरिक अम्ल। शुद्ध जल का जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 7 होता है, -7 नहीं समझिएगा, ये 7 है, ठीक है। क्योंकि आगे सब में ऐसे ऐसे लाइन करके बनी है ना, आंसर लिखने से पहले दिया गया 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना है? 7 होता है, याद रखिएगा, कितना है? 7। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? आपने अभी पढ़ा था, एसिटिक एसिड होता है, जो कि सिरका में पाया जाता है। अम्लों व क्षारों की पहचान इंडिकेटर के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए क्या होता है? लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिनोप्थिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, और जो मेथिल ऑरेंज को क्या है? पीले रंग में, फिनोप्थिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये स्टार मार्क क्योंकि ये बेस के बारे में बताया है। बेस क्या करता है? लाल लिटमस पे बेस का क्या असर होगा?
लिटमस में बोला है लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है। मेथिल ऑरेंज को बोलेगा तो कैसा कर देगा, पीले रंग का बना देगा। मिथाइल ऑरेंज जो है कैसा कलर होगा, पीले रंग में कर देगा। और फिनोप्थलीन को कैसा कर देगा, गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में कंसीडर करेंगे। वायु में जो है किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है, किसके ज्यादा होने की वजह से, तो आपको पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स के द्वारा। इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, सॉक्स एंड नॉक्स। क्या बोलते हैं, सॉक्स और नॉक्स। ये सॉक्स और नॉक्स मतलब सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण ये क्या होता है, वायु में क्या होता है, ये अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है, तो ये किसके द्वारा पीएच माप को माना जाता है, तो ये सोरेनसन के द्वारा, याद रखिए। ओके, गंध सूचकों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः किसका इस्तेमाल है, प्याज है, वनीला है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गंध सूचकों के ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में मुख्यतः किसको, प्याज को और वनीला को इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ लवण और उसके प्रयोगों के बारे में जानेंगे। पहला हमारे पास लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको बोलते हैं साधारण नमक। भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ की पिघलाने हेतु इस्तेमाल होता है NaCl का, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में, इस दो में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या इस्तेमाल है, जिसको हम लोग बोलते हैं चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चमड़ा उद्योग में अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धावन सोडा, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता वेट एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, और ये क्या है, अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अभी विरंजक चूर्ण की बात करेंगे, जो कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, स्विमिंग पूल की सफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग में और एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला, ये याद रखिएगा, ये सॉल्ट है। कुछ और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसका क्या नाम है, याद रखिएगा, मुख्यतः इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और ये क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में और गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारिजिया, ठीक है, जिसको अम्लराज बोलते हैं, किन रसायनों का मिश्रण है, तो ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। रेशियो कितना है इसका, 3 और इसका 1, तो 3:1 का रेशियो होता है, याद रखिएगा। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है, शुद्ध जल में कितना होता है, तो याद रखेंगे 10⁻⁷, ठीक है। एक अज्ञात गैस, ठीक है, जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, याद रखिएगा, लाल लिटमस अगर नीला हो रहा है तो फिर बेसिक नेचर है इस गैस का। या गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है, या अज्ञात कौन सा है, तो इस गैस का नाम याद रखिएगा, ये गैस का नाम क्या है, अमोनिया गैस है, इस बात का याद रखिएगा।
कुछ और बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो कौन से टॉपिक से जरा देखते हैं। कुछ सामान्य पदार्थों का जो है हम लोग पीएच मान याद करेंगे, याद रखना जरूरी है। समुद्री जल है अगर तो कितना पीएच मान है, 8.4 है। ठीक है, याद रखिएगा 8.4 है समुद्री जल का। और रक्त का, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहेगा, रक्त का कितना है 7.4, याद रखिएगा पीएच रक्त का कितना है 7.4। अगर लार की बात करेंगे, जो सलाइवा होती है, सलाइवा का कितना है 6.5 से 7.5 तक, कितना 6.5 से 7.5 तक। दूध की अगर बात करें मिल्क की तो कितना है 6.4 है। अगर हम लोग बात करें यूरिन की, मूत्र की, तो ये कितना पीएच है 6। और शराब की अगर बात करें तो कितना है 2.8। सिरका की अगर बात करेंगे तो ये क्या है 2.4। और नींबू की अगर बात करें तो इसका पीएच है 2.2। ठीक है, कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए कौन सी ऑक्जेलिक अम्ल का जो है सॉल्यूशन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा कौन सी है अम्ल, कौन सी है, ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन का कौन सा, किस कारण, जंग के दाग हटाते हैं कपड़ों से, तो कौन सी, ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा आप लोग।